कानपुर को सीएम ने दी सौगात। इरफान पर बोले सीएम योगी, कहा इरफान सोलंकी कर्मों की सजा भुगत रहा, इसलिए आज जेल में। रायबरेली ऊंचाहार एनटीपीसी रेल हादसे का मामला। रेल हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित। टीम जांच रिपोर्ट एनटीपीसी के दिल्ली मुख्यालय भेजेगी। सीएम योगी तक पहुंचा बहराइच में भेड़िए के आतंक का मामला। ऑपरेशन भेड़िया पूरा करने में जुटी 16 टीम। अखिलेश केशव की लड़ाई पिछड़ा वर्ग को रिझाने पर आई और ओबीसी के बीच डिप्टी सीएम की बीजेपी का मजबूत चेहरा। 30-31 अगस्त को होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर की गई बैठक। चीफ सेक्रेटरी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। एआई रोबोट के कंधों पर होगा रेल ट्रैक की देखरेख की जिम्मेदारी। उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे करेगा इसका इस्तेमाल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ में सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे फेज के वोटिंग की अधिसूचना जारी की गई है। चुनाव आयोग ने आज जम्मू एंड कश्मीर अधिसूचना की। 5 सितंबर को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है और 6 सितंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। तो 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम ले सकते हैं वापस। इस बार जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने हैं और इसको लेकर 5 सितंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 6 सितंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। चुनाव आयोग ने आज जम्मू एंड कश्मीर अधिसूचना की लिस्ट जारी की है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और अंतिम तारीख यानी कि 5 सितंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 6 सितंबर को स्क्रूटनी की जाएगी। अखिलेश सिंह इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में दूसरे फेज की वोटिंग की अधिसूचना जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से। अखिलेश, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने दूसरे फेज की वोटिंग के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है उसमें नामांकन पर्चा खरीदने की, नामांकन दाखिल करने की और नामांकन को वापस लेने की। चुनाव आयोग के मद्देनजर अगर देखा जाए तो 5 सितंबर इन्होंने नामांकन की आखिरी तारीख रखी है। इस तारीख तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 6 तारीख को 6 सितंबर को इसकी स्क्रूटनी की जाएगी। किसी का नामांकन में कमियां हैं, उन कमियों को पूरा कराने, अगर कमियां पूरा न होने पर तो नामांकन निरस्त किया जा सकता है। इसके लिए 5 सितंबर की तारीख अंतिम रखी गई है। तो 6 सितंबर स्क्रूटनी की तारीख की और 9 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग भी उतनी ही तैयारी के साथ डटा हुआ है जिस तरह से पार्टियां अपने कैंडिडेट को सिलेक्शन में लगी हैं कि उनके नामों को लेकर हर दौर की बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं चुनाव आयोग भी चुनाव कराने के लिए और नामांकन दाखिल कराने के लिए और वोटिंग कराने के लिए अपने तैयारियों के मद्देनजर आगे बढ़ता नजर आ रहा है। जी सुनिए, आयोग भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज जम्मू एंड कश्मीर अधिसूचना की जो लिस्ट है वो जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। 5 सितंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। और अब बात, बेटे का गुनहगार करो गिरफ्तार।
गोंडा में एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिससे पूरे पुलिस प्रशासन के क्रियाकलापों की पोल खोलकर रख दी है। खबर है कि बीते 21 दिनों से थाने का चक्कर पीड़ित पिता लगा रहा है, लेकिन उसकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है और मामला तालाब में डुबोकर बच्चे को मार डालने का है। पीड़ित पिता ने नामजद केस दर्ज कराने की गुहार लगाई है। बावजूद इसके किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है और एसपी से डीआईजी तक गुहार लगा चुका ये पीड़ित, पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आरोप है कि आरोपी ने खुद के खेत में स्विमिंग पूल बनाया है और जिसमें ना कोई सुरक्षा के इंतजाम है और ना ही बैरिकेडिंग की गई है। घटना के बाद से स्विमिंग पूल का जो मालिक है वो फरार बताया जा रहा है। कटरा बाजार के लोहारन पुरवा गांव का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। ये हमारा लड़का रियांश और सिद्धार्थ को जो है हमारे गांव के ही निवासी ननके गौतम ने जो है अपने तालाब में अवैध तालाब बनवाया था मच्छी पालन के लिए। उसका भी परमिशन नहीं है। उसमें उठा के उसको जो है रास्ते से सुनसान देखकर रास्ते में उठा के फेंक दिया उसको। और हम पिछले 26 दिन से जो है अफसरों के जो है चक्कर लगा रहे हैं। चौथी बार हम आए हैं एसपी साहब के यहाँ और थाने पे गए हैं, डीआईजी साहब के यहाँ गए, कहीं पर भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। आज हम आए हुए थे एसपी साहब के यहाँ, जो है प्रार्थना पत्र दिए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए और एसपी साहब ने आश्वासन दिया है जो है कि जांच की जाएगी। इसकी जो है विवेचना अधिकारी को कह रहे हैं चेंज करने के लिए, जो है शिव साहब जाएंगे करने के लिए। जी हाँ, हमने जो है शिकायत हमारे वहाँ उसी दिन जो है घटना स्थल पर ही लेखपाल आए हुए थे, कानूनगो भी थे, सभी लोग थे वहाँ पर। तो वहाँ पे उसका नक्शा वक्शा बना के दिया है और लेकिन अभी भी तालाब वैसे ही जो है पड़ा हुआ है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवैध तालाब है फिर भी उसको अभी पटवाया नहीं गया है। हमारे तरफ से कोई हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। हम भटक रहे हैं दर दर जो है 26 दिन से पिछले, हमारा इंसाफ कहीं नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुनवाई हो रही है कहीं पर भी। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बेटे का गुनहगार जो है उसे गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। गोंडा में तालाब में डुबोकर मारे जाने का पूरा मामला 21 दिनों से थाने का चक्कर लगा रहा है। एक पिता इस आस में कि शायद इंसाफ मिल जाए। नामजद केस के बाद भी किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और अब आला अधिकारियों के पास लगातार ये गुहार कि इंसाफ चाहिए। एसपी से डीआईजी तक गुहार लगा चुका है ये पीड़ित, लेकिन इंसाफ की कोई दरकार नजर नहीं आ रही। आरोपी ने खुद के खेत में स्विमिंग पूल बनाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये जो स्विमिंग पूल बनाया गया इसे मछली पालन तालाब था जिसे स्विमिंग पूल बनाया गया। सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं और इसी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो जाती है, बेटे की मौत हो जाती है। अब जो इसका गुनहगार है जिसकी वजह से ये जान गई डूबकर इस बच्चे की, अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर आला अधिकारियों की चक्कर लगाने को ये पीड़ित मजबूर है। और 21 दिन बीत चुके हैं थाने की चक्कर लगाते हुए, लेकिन अभी तक इंसाफ की कोई जो दरकार है वो नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो चीफ राजेश ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। राजेश, गोंडा की ये जो खबर सामने आ रही है, अगर देखा जाए 21 दिन का वक्त काफी होता है अगर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर जिक्र किया जाए, आखिर क्यों लेट लतीफी हो रही है? क्यों आला अधिकारी जो हैं इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? क्या वजह? जी आपको बता रहे कि जनपद गोंडा के कटरा बाजार के लोहारनपुरवा में जो तालाब जो मछली पालन का बना गया है, उस तालाब के मछली पालन तालाब में बच्चे की डूबकर मौत हो गई। अब मौत तो हो गई, डूबने के बाद मुकदमा भी लिखा गया कटरा थाने पे, लेकिन मुकदमा लिखने के 21 दिन तक के आज तक के आखिर उस मुकदमे में क्या हुआ? ना तो आरोपी की गिरफ्तारी हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। तो पीड़ित परेशान होकर के डीआईजी से एसपी तक के चक्कर लगा रहा है। तो आज जो पीड़ित है वो फिर एसपी से मिला, तो एसपी ने उससे कहा कि आपकी मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी, आपको न्याय मिलेगा, आप परेशान ना होइए। अब हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन जो स्विमिंग पूल हो या मछली पालन का तालाब हो, इसके लिए एक गाइडलाइन बनती है। उस गाइडलाइन में उसको एनओसी लेनी पड़ती है जिला प्रशासन से और जो हम ग्राम प्रधान से उनसे सबसे जब एनओसी लेते हैं, एनओसी लेने के बाद ही तालाब या स्विमिंग पूल बनाया जा सकता है। अब तालाब तो बनाया गया अब मछली पालन के लिए, लेकिन एनओसी किसने दिया? ना उसके पास एनओसी है, ना कोई कागज है। तो फिर तालाब खोद करके उसमें पानी भर जाएगा, जिससे जो अगल बगल के गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं उनके भी जाने से खेलने कूदने वहां जाते हैं। सड़क किनारे ही वो तालाब है, तो कभी भी कोई बच्चा गिर सकता है। जिसका ताजा बिल्कुल राजेश, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो तालाब है मछली पालन तालाब
और जो स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, एनओसी भी नहीं ली, बावजूद इसके चल रहा है, यानी कि और बच्चों की जिंदगी भी दांव पर लगी हुई है। क्या ये शख्स जो है इतना रसूखदार है कि प्रशासनिक अमला इस तक पहुंचना नहीं चाहता, जानबूझकर कार्रवाई नहीं करना चाहता? अब कार्रवाई की अगर बात है तो जब मुकदमा पंजीकृत हो गया, मुकदमा पंजीकृत होने के 21 दिन तक की आखिर कटरा बाजार की पुलिस क्या कर रही थी, ये भी सवालों के घेरे में है। लगातार अधिकारी निर्देश दे रहे हैं, पीड़ित डीआईजी के पास जा रहा है, डीआईजी निर्देश दे रहे हैं, एसपी के पास जा रहा है, एसपी निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी थाना अध्यक्ष आखिर अपनी कुर्सी से क्यों नहीं हटा? या फिर जो जांच अधिकारी, जो विवेचक होता है मुकदमे में, आखिर विवेचक क्या कर रहा है? विवेचक की भूमिका इसमें संदिग्ध दिखाई दे रही। तभी आज पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित से ये कहा है कि विवेचक को चेंज करके दोबारा विवेचना कराई जाएगी और आपको न्याय दिलाया जाएगा। अब न्याय तो दिलाया जाएगा, वो तो सवालों की बात है कि न्याय क्यों, लेकिन नया मामला यह कि जब स्विमिंग पूल बनाया गया या तालाब बनाया गया तो तालाब बनाने से पहले एनओसी ली जाती है, कुछ उसमें चारों तरफ से बैरिकेडिंग की जाती है कि कोई छोटे बच्चे, कोई जानवर, क्योंकि तालाब की गहराई ज्यादा होती है या स्विमिंग पूल हो तालाब हो, तो आखिर उसको एनओसी क्यों नहीं लिया? आखिर एनओसी किसके संरक्षण में उसने नहीं लिया? बिना एनओसी के ये किसका तालाब है, कुछ पता है राजेश इस बारे में? ये किसका तालाब है, क्या नाम है, कौन शख्स है, क्या बैकग्राउंड है? ये जहाँ पे तालाब है वहीं पे लोहारनपुरवा का वही का एक आदमी है, वो जिसका तालाब है वहीं का रहने वाला है। लोग कहते हैं कि वो किसी सत्तापक्ष के रसूखदार नेता के संरक्षण प्राप्त आदमी है, जिसमें मछली पालन करता है। तो मछली पालन तो करता है, लेकिन इसमें मछली पालन नहीं है। उस तालाब को उसने बाकायदा स्विमिंग पूल की तरह बना के रखा है। रसूखदार नेता किस पार्टी का है? अगर मछली पालन की बात होती तो मछलियों की उसमें दूसरा जिसके संरक्षण में ये सब हो रहा है। अगर बच्चे स्नान करने जा रहे हैं तो फिर वहां के पूल मालिक को देखना चाहिए कि बच्चे तालाब में ना जाएं। उसके बावजूद भी बच्चे तालाब में जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा का कोई मानक ही नहीं है। और मानक ये चाहिए कि जब तालाब या स्विमिंग पूल बनाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एनओसी लेना पड़ता है, जिला प्रशासन जाता है, मौके पे जांच करता है, तब वो एनओसी होता है। लेकिन एनओसी ना कोई देने गया, ना कोई जांच करने, उसने जो तालाब का मालिक है उसने अपने दबंगई से तालाब को बना करके स्विमिंग पूल शुरू कर दिया। उसी स्विमिंग पूल में बच्चे की डूब की मौत हो गई। ठीक बात राजेश, देखा जाए तो यहाँ पर मानकों को अनदेखा किया गया है और एक बच्चे की डूबकर जान चली गई। एक पिता इस दरकार में, इस आस में कि इंसाफ मिलेगा और अधिकारियों के थाने की चक्कर लगाने को मजबूर है। प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। अब अगला कदम क्या होगा इस पीड़ित का? जब पीड़ित से आज बात की गई तो पीड़ित ने, पुलिस अधीक्षक गोंडा जो विनीत जायसवाल जी हैं, उन्होंने पीड़ित को बताया कि आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि जनपद की जो पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जी हैं वो लगातार सभी थानों को निर्देश देते हैं कि जनपद के कोई भी थाने में कोई भी घटना हो तो तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए। लेकिन जो उनके मताहत हैं, जो नीचे के थाना अध्यक्ष हैं, वो कार्रवाई के नाम पर दिखावा करते हैं। तो पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जो हैं, उन्होंने आज कहा है कि आपको न्याय मिलेगा, आप शांत रहिए, न्याय दिया जाएगा। जो विवेचक अधिकारी वो चेंज किया जाएगा, मौके पे सीओ भेजा जाएगा, मौके पर टीम लगा के जांच करवाई जाएगी, तभी पीड़ित को कुछ न्याय की आस जगी है। एक आश्वासन जरूर, एक दिलासा जरूर, एक उम्मीद जरूर दे दी गई है राजेश, लेकिन लगता नहीं कि इस मामले में पारदर्शिता से कार्रवाई की जाएगी। और थोड़ा सा बारीकी से जानने की कोशिश करिएगा जमीनी स्तर पर जाकर कि आखिर जिस शख्स का ये तालाब है, जो रसूखदार नेता है, वो किस पार्टी के हैं और किसके मिलने वाले हैं, जो पुलिस भी कतराती हुई नजर आ रही है और कार्रवाई इस मसले पर नहीं कर रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देहरादून का रुख करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह पहुंचे हुए हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 30 मिनट का समय निकालूंगा, साथ ही अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों को फिट और स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश के अंदर खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन करने वाली और उनके उन्नयन और विकास के लिए अनेक योजनाओं को राज्य के अंदर लागू करवाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, हमेशा खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करने वाली हमारी खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी राजपुर क्षेत्र के और जिस क्षेत्र में ये हमारा
ये पूरा परेड ग्राउंड का ये मैदान आता है, ये सभागार आता है। यहाँ के लोकप्रिय और वरिष्ठ विधायक आदरणीय खजानदास जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी, खेल निदेशक श्री जितेंद्र सोनकर जी एवं यहाँ पर आए हुए हमारे अभी जिनका हमने सम्मान किया, हमारे पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले हमारे 3 खिलाड़ी, चौथे लक्ष्य सेन यहाँ पर नहीं है, परमजीत, सूरज पवार और अंकिता ध्यानी, हमारे सभी प्रतिभागी खिलाड़ी, विभिन्न खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी, हमारे सभी कोच, प्रशिक्षक एवं संघों के पदाधिकारी आए हुए हमारे सभी अतिथिगण और सभी अभिभावकगण, खेल विभाग से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी खिलाड़ियों एवं खेल प्रेमियों को बधाई देता हूं और हॉकी के महान खिलाड़ी ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी पर मनाया जाने वाला ये राष्ट्रीय खेल दिवस देश के महान नायक मेजर जी को सम्मान देने के साथ ही हमें भारत को खेल के क्षेत्र महाशक्ति बनाने के लिए, महाशक्ति बनने के लिए प्रेरणा है। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी लगन से, मेहनत से, अभ्यास से लगातार 3 ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया। उनका पूरा जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। यदि हम सभी के लिए गर्व की बात है, हाल ही में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत की हॉकी टीम लगातार 2 ओलंपिक खेलों में मेडल लाकर लगातार देश का नाम रोशन कर रही है। इसके लिए मैं हॉकी की हमारी पूरी टीम को एवं पेरिस में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड तरफ से, अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बधाई देता हूं। इसके साथ ही आने वाले दिनों में पेरिस में शुरू हो रहे पैरा ओलंपिक में प्रतिभाग करने जा रहे हमारे सभी खिलाड़ियों को भी उनके प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज बीच में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के होनहार खिलाड़ी भी मौजूद हैं। आप लोगों की उपस्थिति हमारे अन्य युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने का कार्य करेगी। निश्चित रूप से आपसे प्रेरणा लेकर अभी मैंने नाम यहाँ पर से लिया था, तीनों का नाम मैंने लिया कि हमारे सभी खिलाड़ी आप सब लोगों से, आपके जीवन से भली भांति परिचित हो कि कितनी सामान्य परिस्थितियों में इस तीनों ही बच्चों ने हमारे देवभूमि उत्तराखंड से पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया है। अनेक प्रकार की चुनौतियां इनके जीवन में रही हैं, अनेक आभार रहे हैं, लेकिन इनकी जो संकल्प शक्ति है उसने वो पेरिस ओलंपिक तक पहुंचाया है। और एक बात और मैं इनसे कहना चाहता हूं, अभी मुझे मिले थे पिछले दिनों, ये कोई अंतिम ओलंपिक नहीं था, ये तो उनकी शुरुआत हुई है। अभी बहुत लंबा सफर इनको तय है। मैं आज के अवसर पर आप सभी के उज्जवल भविष्य कामना करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए हर स्तर पर आज अनेकों अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। तो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर ये राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे और खेल को कैसे बढ़ावा मिले और खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहन
देते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। नशे में धुत युवकों ने प्लेटफॉर्म पर उत्पात मचाया है। नशे में धुत युवकों ने चारबाग के प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ाई और यात्रियों से भरा हुआ था ये पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 1। दौड़ती कार को देख यात्रियों में भगदड़ मच गई तो जेआरपी आरपीएफ ने कार सवार 2 युवकों को दबोचा है और जेआरपी ने जो युवा का ड्राइविंग कर रहा था उसे फिलहाल जेल भेज दिया है। 2 युवा का कार में मौजूद थे। नशे में धुत युवकों ने प्लेटफॉर्म पर जमकर उत्पात मचाया। बढ़ते आगे, रायबरेली से अहम खबर। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। समरसेबल सही करते वक्त ये हादसा हुआ। सीएचसी लालगंज लेकर पहुंचे परिजन और डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में हड़कंप। सरेनी के निवाजी खेड़ा का रहने वाला ये मृतक बताया जा रहा है। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। समरसेबल सही करते वक्त यह हादसा हुआ। कुशीनगर से अहम खबर सामने आ रही है। कुशीनगर में 2 बच्चियों की डूबने से मौत हुई है। तालाब में नहाते समय डूबने से मौत और ग्रामीणों ने इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। कसिया थाना क्षेत्र के रामबर चरगाह की घटना बताई जा रही है। रुक करते हैं मैनपुरी का। खबर मैनपुरी से है, जहां थाना बिचवा इलाके के अंजनिया विरायमपुर में लगातार हो रही बारिश में रिटायर फौजी कौशलेंद्र यादव का 2 मंजिला पुराना मकान अचानक ढह गया। मकान गिरने से मलबे में एक ही परिवार की 3 महिलाएं दब गईं और इस हादसे की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। मलबे में दबी महिलाओं को फिलहाल बाहर निकाला गया, जब तक महिलाओं की मौत हो चुकी थी। हादसे के समय बच्चे स्कूल गए हुए थे। का ये जमपुर सरैया है, रात लगभग 8:15 बजे अतिवृष्टि की बारिश लगातार हो रही है। पीछे घर कैजुअलिटी घर गिरने के बाद संज्ञान में आया है। 3 महिलाएं अनुपम, प्रीति, एक महिला का और नाम है, क्या नाम है महिला का नाम? नीलम, अनुपम एवं प्रीति। 3 महिलाओं को दुखद मृत्यु हुई है। उम्र उनकी 30 से 35 के बीच में है। कौशलेंद्र यादव फौज में रहे थे। उनका ये आवास बताया जा रहा है। तत्काल आगे भी कार्रवाई कराई जा रही है। देखिए, थाना बिचवा क्षेत्र ग्राम इब्राहिमपुर में ये कौशलेंद्र यादव जी हैं, इनका परिवार रहता था। आज सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे के बीच में ये लेंटर अचानक भरभरा के गिर पड़ा है। इसमें इनकी 3 सगी बहुओं की डेथ हो गई है, जिनको हम लोगों ने जेसीबी के जरिए निकाल लिया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, सारे अधिकारी मौजूद हैं। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। अन्य कोई इसमें घायल भी नहीं हुआ है। अगर बात करो कि ये घटना कितने बजे घटी है? लगभग 8 सवा 8 बजे के हम लोगों के पास सूचना मिली थी। तत्काल हम उन्होंने संज्ञान लेके तत्काल इसमें ऑपरेशन करके इनको निकाल लिया है। दुखद बात यह है कि हम इनको जीवित नहीं निकाल पाए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मैनेजर और उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया है। और सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ हो रहे धोखाधड़ी की संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की। अध्यक्ष की शिकायत के बाद जाँच करने संबंधित विभाग के डिप्टी जनरल मैनेजर डीके सिंह और उनकी टीम कार्यालय पहुंची और आरोप लगाने वाले खातेदारों से शिकायती पत्र लेते हुए उनके बयान दर्ज किए हैं। किसानों ने बताया कि कई साल पहले उक्त बैंक की शाखा से कृषि भूमि पर लोन लिया गया था और किस्त देने के बाद भी मैनेजर ने कभी भी रसीद नहीं दी और बाद में हमसे पैसे वसूले जाते रहे।
इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते हैं इंडिया।